नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर रावत की मौत से सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। ज्यादा दिन खाली नहीं रख सकते हैं सीडीएस का पद। चीन पाकिस्तान के अलावा आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर आज 12 बजे से किसान मोर्चा की बड़ी बैठक घर वापसी कर सकते हैं और किसान इसका ऐलान भी कर सकते हैं। किसानों की मांगे मानने से सरकार खुश है। मोर्चे के सभी सदस्य इससे खुश नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूपी में सपा से सीधी लड़ाई में बीजेपी का फायदा या नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल की तरह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। क्या फिर से बीजेपी को सत्ता दिलाएगा हिंदुत्व वाला एजेंडा। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। आरक्षण पर भी इसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। शिवराज सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने को लेकर याचिका दायर है। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की अचानक मौत से सरकार के सामने नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की वजह से सीमा पर भारत के सामने जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, उसकी वजह से सीडीएस का पद लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। वहीं एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार को विपिन रावत के उत्तराधिकारी की घोषणा के साथ साथ सैन्य बलों के लिए सेक्शन प्लान में भी लाना होगा, जिसे जल्द ही अंजाम पर पहुंचाया जा सके। जनरल रावत की मौत के बाद से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और देश के सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर बन गए हैं। और एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार विशिष्टता पर ध्यान रखती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को देश का अगला सीडीएस बनाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद सेना प्रमुख का पद खाली हो जाएगा और सरकार को नया आर्मी चीफ चुनना ही होगा। नरवणे अगले साल अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि देश के सामने सीमाओं पर जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसे देखते हुए पहले 2 या 3 सीडीएस आर्मी से होना चाहिए। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से विपिन रावत जी की मौत हुई है और उसके बाद सरकार के सामने एक नया संकट भी खड़ा हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए अंशुल, ये जो है, पहले तो ये मैं बता दूं कि कल के हादसे में जिस तरह की घटना घटी और जिस तरह से हमारे 13 जवान और भी शीर्ष जवान जो है, जिस तरह से उसमें जो है शहादत उनकी हुई, उनका निधन हुआ, उनको हम लोगों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। पूरा देश शोक संतप्त है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज करीब विपिन रावत के सब समेत जो है 13 लोगों की जो है का पार्थिव शरीर जो है आज दिल्ली लाया जा रहा है। और इसके बाद समझिए कि संसद में इस पर काफी जो है बातचीत होनी है, सरकार का बयान भी आएगा। तो ये तो आज का जो है उस घटना से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे सीडीएस रावत के निधन के बाद जो देश के सामने जो अभी तात्कालिक चुनौतियां सामने आ रही, उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की हरकत नौदर्न सीमा पर बढ़ती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि उसका जो कई तरह की प्लानिंग थी रावत जी के पास ही थी और रावत जी से वो चीन और पाकिस्तान काफी डरे हुए भी थे, जो उनका एक्शन था। दूसरी तरह की चीज ये है कि सीडीएस का पद कब तक जो है खाली रखा जा सकता है। जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में समझिए कि सीडीएस का पद जो है तुरंत भरना पड़ेगा। अब ये सरकार का विशेषाधिकार है कि सरकार कोई जूनियर अधिकारी को भी सीडीएस बना सकते हैं या किसी सीनियर अधिकारी को बनाए। तो सीनियर में अभी नरवणे साहब जो है आर्मी चीफ जो है वही सीनियर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको अप्रैल मई में जो है उनकी रिटायरमेंट है। तो देखना होगा कि सबसे बड़ी इन चुनौतियों को लेकर जो है सरकार का अगला प्लान क्या होता है। बिल्कुल, उसी के साथ एक जुड़ा हुआ है सक्सेशन प्लान। सक्सेशन प्लान तुरंत बनाने की जरूरत है। अगर सक्सेशन प्लान तुरंत नहीं बनता है तो समझिए कि चीन और पाकिस्तान की हरकत बढ़ सकती है। जी, तो ये सब चुनौतियां हैं सामने में। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला बना रहे। अब उन्हें
कांग्रेस के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं या बहुत कम कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो प्रधानमंत्री या पार्टी के दूसरे नेता बोलते भी नहीं है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में ये धारणा बन गई है कि बसपा इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ेगी। बसपा के चुनाव लड़ने का मकसद किस तरीके से सर्वाइव करने लायक होगा और वोट हासिल करना होगा। पश्चिम से लेकर पूरब तक प्रधानमंत्री ने अपनी हर सभा में सपा को निशाना बनाया है और इस तरीके से उन्होंने खुद ही ये मैसेज बनवा दिया है कि भाजपा का सीधा मुकाबला सपा के साथ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, अब सीधे सीधे अगर चुनावों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो देखा जा रहा है कि अब सपा से सीधा मुकाबला है भाजपा का, कैसे देखें इसे? देखिए, जैसा आपने बताया कि वाकई बसपा अपने सरवाइव के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि वो। इसके अलावा मैं बताऊं कि भारतीय प्रधानमंत्री का देखिए कि हर भाषण को लेकर उनका पूरा हमला समाजवादी पार्टी पर हो रहा है। चाहे पश्चिम से लेकर पूरब तक के देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण, हर सभा, हर जनसभा कहीं भी हो वो निशाना सीधे समाजवादी पार्टी पर बनाते नजर आए हैं। उन्होंने देखिए खुद ये मैसेज एकदम एक संदेश दे दिया है कि भाजपा का सीधा मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी से है, ना कि कांग्रेस से है या बसपा से है। अगर हम भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा इस एंगल पर चल रही है कि सपा से सीधा मुकाबला होगा तो उनको हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। तभी वो बार बार मुलायम सिंह यादव के द्वारा जो कार सेवकों पे जो गोली चलवाने की जो घटना थी उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, उनके भाजपा के दूसरे जो नेता वो भी कर रहे हैं कि कार सेवकों को गोली चलवाने की घटना को लेकर। और यही नहीं, जबकि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी, आजम खां जो सपा में जो मुस्लिम चेहरा रहा है उसमें साफ साफ ये जरिया दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त साबित करने की पूरी मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि देखिए कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त बताना और चुनाव आते आते उस वोट बैंक को हासिल करना कि हिंदू वोट कहीं और न जाए, तो उस पर पूरी तरीके से फोकस है। प्रधानमंत्री जब बयान समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साध रहे हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि हमारी लड़ाई में कांग्रेस नहीं है, न कि बसपा या अन्य दल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका फायदा होगा। जबकि अंशुल देखा जाए पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो कितना कामयाब रही है ये फार्मूला, ये भी साबित करता है कि जब ममता बनर्जी से इनका सीधा मुकाबला उन्होंने बनाया था तो उनका चुनाव जो वोट फीसदी था वो 38% हो गई थी। यानी 3%, जब 3 विधानसभा सीटों में केवल भाजपा थी तब 77 सीटों पर वो पहुंच गई थी। इसके अलावा अगर देखें कि इस फार्मूले से फायदा भी अगर कहीं हुआ तो नुकसान भी हुआ है। दिल्ली में 2013 के इतिहास उठा के देखें तो चुनाव में जब भाजपा के पास जब बड़ी पार्टी 2013 में बनी थी और उसके बाद उन्होंने केवल कांग्रेस को पीछे करके आम आदमी का सीधी लड़ाई बताई थी, तब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक बढ़ गया था। तो कांग्रेस को बहुत पीछे ले गई थी बीजेपी इस बयानबाजी से। तो ये ऐतिहासिक जीत पक्की हुई थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला बनाने की रणनीति दो धारी तलवार की तरह ये किया जा रहा है, जिससे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे वोट बैंक देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है। तो कांग्रेस ऐसा नहीं कि कांग्रेस खुद बहुत ही इग्नोर करके चलना है। ये साफ है कि प्रियंका गांधी जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभा रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस कर सकती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और उनके जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे दिल्ली के नेता उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हों या उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री रहे हों, वो सीधा लड़ाई अपने आप को समाजवादी पार्टी से बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीधा लड़ाई समाजवादी पार्टी से होने की वजह से कांग्रेस को पीछे करना। जबकि कांग्रेस को देखिए जिस तरह उसने अपने मैनिफेस्टो जारी कर प्रियंका ने किया है, विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। हर छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर जिस तरह प्रियंका मुद्दे को पुना रही है और सरकार को घेरती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका भी विपक्ष की वो निभा रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है वो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सपा से करना चाह रही है और कार सेवकों पर चलाई गई गोली को लेकर दिखा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर हासिल करने को लेकर बीजेपी अब अपनी एक नई स्ट्रेटेजी पे चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे अन्य दल को न मुकाबले में दिखाया जाए, न उनके बाद में पैरवी की जाए, जिससे अपना फायदा भारतीय जनता पार्टी देख रही है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। मोर्चा का कहना है कि प्रस्ताव को सरकार की ओर से आधिकारिक दस्तावेज के रूप में भेजा जाए। इस आधार पर आज 12 बजे मोर्चा की बैठक में आंदोलन समाप्त कर घर वापसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चरूरी ने
बताया है कि मंगलवार को सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर मोर्चा के कई नेताओं ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसे सरकार भेज दिया गया था और सरकार ने आगे बढ़ाते हुए मोर्चा की लगभग सभी मांगें मान ली है। सरकार की ओर से बुधवार को भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर सभी नेताओं की सर्वसम्मति से आम सहमति बन गई है। सरकार नए प्रस्ताव को गुरुवार तक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में भेजती है तो गुरुवार को ही मोर्चा की होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की मांग के अनुसार किसानों पर लगे सभी केस तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हरियाणा सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पंजाब की तरह मुआयना देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पराली को लेकर भी केंद्र सरकार के कानून की धारा 15 में जुर्माना के प्रावधान से किसान मुक्त होंगे। पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, किसानों की घर वापसी आज हो सकती है। लगभग सभी मांगे सरकार ने मान ली है किसानों की, और उससे कहीं ना कहीं किसान भी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है मंगलवार को जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था उस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति जताकर जो है किसान नेताओं ने उसको वापस किया था। उसके बाद कल जो एक नया प्रस्ताव सरकार ने जो भेजा है उसको समझिए कि उस पर किसान संगठनों ने मुहर लगा दी है, वो एक्सेप्टेबल है। और जो है उसमें केवल किसान नेताओं ने यही बात कही है कि इसको सरकारी दस्तावेज के रूप में माना जाए और सरकारी दस्तावेज के रूप में ही सरकार इसको भेजे। तो ये जो है ना, हमको लगता है कि 12 बजे चूंकि किसान नेताओं की जो बैठक है उससे पहले सरकार की तरफ से अगर कोई बातें हो जाती है तो हो सकता है कि आज जो है किसान आंदोलन का जो है समाप्ति की बात होगी और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा, सारे लोग घर जाएंगे। उसमें एक दूसरी चीज ये भी सामने आई है कि चूंकि अभी आंदोलन जारी है, 12 बजे के बाद ही कोई निर्णय होगा और उसमें सरकार की तरफ से वो सरकारी दस्तावेज की जो बात है वो अगर भेज देती है तो किसान मान जाएंगे। उसमें जो 6 सूत्री मांग थी उसमें एक मांग को लेकर केवल मौन सरकार भी साधे हुए है और किसान नेता भी उस पर अभी चुप्पी मारे हुए हैं। वो अजय टेनी को लेकर, अजय टेनी जो लखीमपुर घटना के बाद जो उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी किसानों की तरफ से, वो उस पर किसान भी अभी मौन हो गए हैं। लगता है सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया होगा कि इस मसले को आप लोग छोड़ दीजिए, बाकी मांगे हम मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार अगर इस पूरे मसले को एक्सेप्ट कर रही है और मांग को पूरा कर रही है तो किसान आंदोलन संभावना है कि 12 बजे के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया के मामले में सरकार उलझती हुई दिख रही है। एक साथ पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी। हाईकोर्ट में याचिका के जरिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और मनमाने प्रावधानों को चुनौती दी गई है। दरअसल राज्य सरकार 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 2019-2020 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया गया था, जिसे लेकर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर समेत अलग अलग शहरों में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, पंचायत आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। क्योंकि बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, मगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो लोग कोर्ट जाएंगे उनका सहयोग करेंगे, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आज की बात की जाए अंशुल,
तो आज ग्वालियर कोर्ट में भी पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेके सुनवाई है। और वहीं बात करें जबलपुर हाई कोर्ट की, तो जबलपुर हाई कोर्ट में भी आज एक नरसिंहपुर निवासी है जिनने याचिका दायर की थी, उन पर आज सुनवाई है पंचायत आरक्षण को लेके। क्योंकि देखने वाली बात है कि 2014 के पंचायत चुनाव के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे जो जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच हैं, वो सभी कोर्ट जा रहा है, कोर्ट की शरण में जा रहा है, याचिका दायर की जा रही है। क्योंकि जब से मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, वहीं बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो जिसके बाद बात की जाए आरक्षण को लेकर, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के आरक्षण को जिस प्रकार से मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया था, उसके बाद बात की जाए दोनों ही राजनीतिक पार्टी की, तो आज जिस प्रकार से जबलपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई है जिसका आज फैसला आने वाला है, तो दोनों ही पार्टी की जो नज़र है आज के फैसले पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर अब पंचायत आरक्षण चुनाव की बात की जा रही है, और अगर बात कर लें मध्य प्रदेश के चारों महानगरों की, तो उस पर आज सुनवाई यहाँ पर की जाएगी, चाहे जबलपुर की हो बात, ग्वालियर की हो, इंदौर की हो और भोपाल की, इन सब में आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बात जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अंशुल, चारों महानगरों की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात की जाए या भोपाल की बात की जाए, तो तमाम जगहों पे ऐसे जो लोग हैं जिनको पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेके आपत्ति है, वो सभी चुनाव कोर्ट की शरण में जा चुके हैं और उन्होंने सभी ने जो याचिका है वो दायर की है, जिसका आज फैसला है आना है। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए, 2014 की बात करें, तो पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से कोर्ट में पूरा मामला था, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगने के बाद जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चल गया था। मगर बात की जाए कमलनाथ सरकार की, तो जिस प्रकार से 2019 में कमलनाथ की सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, उस समय जो समीकरण बने हुए थे, उसके बाद बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जो पुरानी जो व्यवस्था है, जो पुराने आरक्षण है, उसी पर ही मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो होने हैं, जिसको लेकर कई ऐसे जो पूर्व के जो जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, वो सभी कोर्ट की शरण में चले गए हैं और आज याचिका पर सुनवाई है। अंशुल, अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार ने जहां एक और आरक्षण को, चुनाव के आरक्षण को लेकर ऐलान कर दिया, वहीं चुनाव आयोग ने भी जो तारीख है वो डिक्लेयर कर दी कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे। मगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में अभी भी जो गुस्सा है, जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है, जिसको लेके जो लोग हैं वो कोर्ट की शरण में जाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में भी अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है। अधिसूचना को लेकर भी जो है वो संशय बना हुआ है, लेकिन 2-3 दिन में अधिसूचना इन सब चीजों पर लेकर जारी हो सकती है। बिल्कुल अंशुल, क्योंकि बात की जाए 2019 के रोस्टर की, तो जिस प्रकार से रोस्टर को लेकर जो मामला सामने आया है, क्योंकि पंचायत का जो रोस्टर है उसको कहीं ना कहीं अभी तक वो हटाया नहीं गया है, और रोस्टर के रहते हुए जो प्रदेश सरकार ने जो पंचायत का जो आरक्षण है उसका ऐलान कर दिया है। तो जिसके बाद बात की जाए, कई ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की है और प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं और कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि 2014 की व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में पंचायत चुनाव हुए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो हटा दिया जाए। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तो जरूर हो, मगर जो आरक्षण जो रखे गए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें साफ तौर में पंचायत जो चुनाव है वो जो उनकी जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अभी नई कर दी गई है। तो देखने वाली बात है, कई जो पुराने जो लोग हैं, जो पुराने पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं, वो लगातार विरोध करते नजर आ रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इसी मामले को लेकर मुद्दा बना लिया है और लोगों के बीच में जाना शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।